नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। अमर उजाला के शो खबरों के खिलाड़ी में आज का मुद्दा है दूषित पानी की वजह से इंदौर में 17 लोगों की मौत। न सिर्फ इंदौर बल्कि दुनिया भर में लोगों के जहन में आज ये सवाल एक बार फिर कौंध गया है कि दूषित पानी की वजह से आज भी लोग मर रहे हैं। तरह तरह के सवाल आज लोग सोच रहे हैं और आज उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में शहर के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मैं आज सभी पत्रकारों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ में इंदौर के पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी हैं, सतीश जोशी जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, अभिषेक चेंडके जी हैं, राजेश राठौड़ जी हैं और राजेश ज्वेल जी हैं। आज इंदौर जो स्वच्छता में और इसके साथ में औद्योगिक विकास में, संस्कृति के लिए, खान पान के लिए, सभी चीज़ों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा दाग लग गया है जो शायद लंबे समय तक धुल नहीं पाएगा। आज उस हर सवाल की हम बात करेंगे जो जनता जानना चाहती है कि कैसे एक सुंदर स्वच्छ इंदौर इस तरह से धीरे धीरे पतन की गर्त में चला गया और आज ये जो घटना हुई है इसने पूरे शहर को दहला दिया है। कैसे इंदौर की संस्कृति थी, कैसा विकास था और कैसे हम कहाँ गलतियाँ करें और आने वाले समय में कैसे हमें इसको वापस बेहतर बनाना है। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी जी की तरफ जाऊँगा। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपने इंदौर देखा, कई सरकारें आपने देखी, पुराना विकास का मॉडल देखा, ये क्या गलतियां हुई जिससे हम इस तरफ चले गए कि आज इतना बड़ा हादसा हो गया शहर में? देखिए, पहले शहर का आकार छोटा था, आबादी भी कम थी। आज महानगर की ओर हम जा रहे हैं और इसका विस्तार भी हो रहा है। तो दो तरह की बातें हैं, एक तो नियोजित विस्तार और एक अनियोजित विस्तार। इस तरह की समस्याएं वहाँ आ रही हैं जहाँ अनियोजित तरीके से बस्तियाँ बसी हुई हैं या पुरानी बस्तियां हैं जहाँ पुरानी पाइपलाइन है, पुरानी ड्रेनेज की लाइन है, पुरानी नदी नल की लाइन है। तो उन जगह पर आपको समय के साथ जो कि वो कंडम हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उनको बदलने की व्यवस्था जो साइकिल की तरह चलनी चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। ये 5 साल 4 साल पहले ही सबको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पानी लीकेज हो रहा है, उससे समस्याएँ आएंगी, जहरीला पानी लोगों तक जाएगा और लोग बीमार होंगे। CAG रिपोर्ट भी यही कह रही थी, उसके बावजूद लापरवाही हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्व से दूर होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और इन सब परिस्थितियों की वजह से प्रशासन पर राजनेताओं की पकड़नी है और राजनीति जो है वो निहित स्वार्थ में लगी हुई है। पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि लगातार ये बात सामने आ रही है कि नेताओं और अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं रहा, जिस कारण ये घटना हुई। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, ये तो स्पष्ट हो चुका है। इंदौर के महापौर खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मेरे अधिकारी सुनते नहीं। और पुष्यमित्र भार्गव के, जिन्हें इंदौर की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ इंदौर का महापौर बनाया था, 1 लाख से ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीते थे और बहुत कम उम्र में उन्हें ये मौका मिला था इंदौर के प्रथम नागरिक बनने का। 4 निगम आयुक्त तो उनके इस कार्यकाल में बदल गए। एक अधिकारी से तालमेल नहीं जमे, बात अलग है, दूसरे से नहीं जो बात अलग है, लेकिन हर अधिकारी से आपका तालमेल नहीं जम रहा। हर अधिकारी की पदस्थापना के 2-4 महीने बाद ये बात आती कि तालमेल नहीं जम रहा। तो क्यों नहीं जम रहा, क्या कारण है बताइए? अभी तो मुझे लगता है जांच का विषय हो गया है कि आखिर महापौर और निगम आयुक्त के बीच में तालमेल क्यों नहीं, महापौर और नगर निगम के अफसरों के बीच में तालमेल क्यों नहीं? तालमेल होना ही चाहिए, बिना तालमेल के काम हो ही नहीं सकता। हमने तो इस शहर में कई महापौर देखे। मधुकर वर्मा महापौर बने थे, पान की दुकान चलाते थे, लेकिन लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें उनको शहर का प्रथम नागरिक बनने का मौका मिला। उस दौर में भी उन्होंने इंदौर को चलाया ना, शहर में महापौर रहे। और कभी ये बात नहीं कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते। अधिकारियों के साथ देखिए, स्थानीय संस्थाओं में आपको जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्किंग पैटर्न ही यहाँ का ऐसा है। क्योंकि वो जो पूरी हायरार्की है वर्किंग की, उसमें कहीं ना कहीं आपको उनको भरोसे में लेके चलना पड़ेगा। आपके दोनों के बीच में परस्पर तालमेल होना चाहिए। उमा शशि शर्मा महापौर बनी और सफल महापौर रही। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज भी इंदौर की जनता उनको याद करती है। कृष्ण मुरारी मोघे उसके बाद महापौर बने, बहुत कद्दावर नेता थे, लेकिन 2-2, 3-3 कमिश्नर उनके ज़माने में बदले, लेकिन तालमेल चला। उसके बाद मालिनी गौड़ रही। तो तालमेल अधिकारियों के साथ क्यों नहीं होना? तालमेल तो आपको बनाकर चलना ही पड़ेगा। और देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये तो जांच का विषय हो गया कि आखिर आपका तालमेल क्यों, ऐसे कौन से विषय थे जिसके कारण आपका तालमेल नहीं जम पाया? आप क्या चाहते थे नौकरशाही से? आप ऐसा क्या चाहते थे नौकरशाही से कि जिसको नौकरशाही नहीं कर सकती थी, या नौकरशाही ऐसा क्या कर रही थी कि जिसको आप नहीं करने देना चाहते थे? ये तो खुलासा करना ही पड़ेगा ना, किसी किसी पार्ट पे तो खुलासा होना ही पड़ेगा। जनता कब तक भुगतेगी? आपके और अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं है।
अब कह रहे हैं कि मैंने तो टेंडर अप्रूव हो गया था, वो कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने दबा के रखा। फिर बात आ रही है कि महापौर ने के पास से वो फाइल पड़ी रही 3 महीने तक। तो ये सबका खामियाजा जनता क्यों भुगत रही है? भागीरथपुरा जैसा जो कांड हो रहा है, भागीरथपुरा में जो स्थितियां बनी, अगर ये नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं होने के कारण बनी, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भागीरथपुरा मामले ने तो हमारी आंखें खोल दी है। भागीरथपुरा ही नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरे इंदौर में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, और इसकी जांच होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि भागीरथपुरा के बाद जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे वो फोटो भेज रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस भेज रही है, कैसा पानी सप्लाई। आज ही सुबह भाई राजेश जुएल ने जो है एक खंडवा रोड की किसी बस्ती का जो है वो फोटो भेजा कि वहाँ पर अभी किस तरह का पानी सप्लाई हो रहा। कल मोरसली गली का एक फोटो आया था, अलग अलग क्षेत्रों से जो आ रही बात सामने आ रही। तो मुझे लगता है कि भागीरथपुरा के बहाने भागीरथपुरा ने हमें चेता दिया है। भागीरथपुरा के साथ साथ अब पूरे शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के शहर में व्यवस्थित पानी सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में हमको विचार करना होगा। हमारे साथ में राजेश राठौर जी भी हैं। सर, अरविंद तिवारी जी ने जैसा बताया कि तालमेल नहीं था, तालमेल की कमी थी और कई कमिश्नर बदल चुके हैं, एक दूसरे पे ढोला जा रहा है। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जिम्मेदार कौन? दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप इसकी अंदरूनी तह में जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कुछ पत्र हैं। जो सबसे पहला पत्र जो है पिछले साल जो है जनवरी में लिखा था, और ये जनवरी आ गई है, कमल वाघेला ने, कि मेरे यहाँ ड्रेनेज का गंदा पानी नर्मदा लाइन में मिल चुका है। कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं हम, मेयर हेल्पलाइन पे कर चुके हैं, पब्लिक सीएम हेल्पलाइन पे कर चुकी है, लेकिन नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारी यहाँ पर लाइन डालने को तैयार नहीं हैं। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा और लगभग 17 पत्र एक पार्षद ने एक साल में लिखे। वो पत्र सिर्फ नगर निगम कमिश्नर को नहीं लिखे थे, मेयर को भी लिखे थे, एमआईसी के प्रभारी को भी लिखे थे, बबलू शर्मा को भी, है ना, जानकारी विभाग को भी लिखे थे, और यहाँ तक कि उनने ये कहा कि मैंने तो मंत्री कैलाश विर्की को भी भेजे थे सारे पत्र कि मेरे यहाँ, क्योंकि विधायक वहीं के हैं कैलाश जी। तो सवाल इस बात का उठता है कि कोई एक पक्ष दोषी है ही नहीं, और मुख्यमंत्री के आप उस दिन के जो घटनाक्रम हुआ था अधिकारियों को सस्पेंड करने का और कमिश्नर को हटाने का, उस दिन के ट्वीट पे निगाह मारिए। आखिरी लाइन बहुत ही शानदार एक है, जो आमतौर पर मुझे लगता है कि शायद देश के किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का नहीं लिखा होगा, जितना नॉलेज मुझे 30 साल का है, कि जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने अफसरों को हटा दिया, अब जनप्रतिनिधि खुद इस्तीफा दे दे। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी ट्वीट में, ऑफिशियल ट्वीट में यदि मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है, इसका मतलब साफ है कि मेयर हो, विधायक हो, पार्षद हो, सबकी जवाबदारी है। अधिकारी को हटाना मुख्यमंत्री की पावर में है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि सवाल इस बात का उठता है कि फाइल जब भी कोई बनती है तो वो पहले जोन से बनती है, जोन से उस विभाग के मुख्यालय में जाती है, उस मुख्यालय से एमआईसी में से जाती है, और एमआईसी में कौन सा प्रस्ताव रखना है या नहीं रखना, ये फैसला सिर्फ मेयर करते हैं, और कमिश्नर जो है प्रशासकीय सुविधाओं के हिसाब से करते हैं। जो नगर निगम का सचिव होता है वो पहले मेयर के पास सूची लेके जाता है, मेयर उसमें और भी काम जुड़वाता है, और उसके बाद वो कमिश्नर को दी जाती है। तो अभी कहीं ना कहीं अधिकारियों पे गाज गिर चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अपने आप इस्तीफा देना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? ये उम्मीद हमने करना बंद कर दी है, क्योंकि अब राजनीति बाजारवाद का स्वरूप ले चुकी है। देखिए, अब आप कामरेड होमिदा जी, है ना, प्रकाश चंद सेठी, या देशव्यापी स्तर पर माधवराव सिंधिया, लालकृष्ण आडवाणी, राजनीति के संत कैलाश जोशी जैसे नेता अब नहीं बचे, इसलिए इनसे ये उम्मीद करना बेईमानी है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जुएल जी हैं। राजेश जी, आप प्रशासनिक और डेवलपमेंट पे लंबे समय तक खबरें लिखते रहे हैं। ये पूरा जो इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्रेनेज सीवरेज लाइन है, और ये सिर्फ भागीरथपुरा में नहीं, लगातार खबरें आ रही कि हर वार्ड में गंदा पानी आ रहा है। अभी अरविंद तिवारी जी ने बताया, आज सुबह भी आपने उसकी एक रिपोर्टिंग करी। तो ये हो क्या रहा है, व्यवस्था चरमरा कैसे गई है? देखिए, हमारे मालवी में कहावत है कि ऊपरी बेल बूटा अंदर से पेंदा फूटा। ये इंदौर के साथ साथ जितने भी बड़े शहर हैं हमारे, उन सब की कमोबेश यही स्थिति है। कहने को हम स्मार्ट सिटी हो गए, स्वच्छता में नंबर 1 हो गए, पर ये सारा काम क्या है कि ये ऊपरी चकाचौंध वाला काम है। मतलब आपने मुख्य मार्ग साफ कर दिए, आपने जो शहर के बाजार हैं वो आपने साफ कर दिए, लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो वार्ड के अंदर की सड़कें हैं, गलियाँ मोहल्ले हैं, वहाँ पर आपको लगातार कचरा मिलेगा, लगातार गंदगी मिलेगी,
और भागीरथपुरा तो उसका एक एग्जाम्पल है। अभी शहर भर से तमाम शिकायतें आ रही है, लोग अभी हमको खुद को व्हाट्सएप कर रहे हैं, डिटेल डाल रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है कि भागीरथपुरा में इतने लोग मरे, 17 लोग मरे और इतने लोग बीमार हुए पानी से। हकीकत यह है कि जितना भी काम है ये सब मार्केटिंग पैकेजिंग का काम है। और हमारे पिछले 10-15 सालों में एक नया ट्रेंड आया राजनीति के अंदर, भोजन भंडारे, भजन, कलश यात्रा, धार्मिक यात्राएं, हिंदू मुस्लिम, इस पैटर्न पे वोट डलने लगे। तो जो जनप्रतिनिधियों ने सोच लिया कि हमको आराम से वोट मिल रहे हैं, राम के नाम पे वोट मिल रहे हैं, हमको अलग अलग उस पे नाम पे वोट मिल रहे हैं, तो हमको जनता के काम करने से मतलब क्या है। वो सिर्फ अपना जो समय है, मान लो आज 5 साल के लिए महापौर है या 5 साल के लिए पार्षद है, वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो किस प्रकार से वो अपना धन संपदा अर्जित कर ले ताकि वो आगे की राजनीति कर सके। उसको विधायक बनना है, बाद में वो टिकट लेना है, तो वो अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए वो अपने सारे प्रयास करता है, दिखाने के लिए जो है वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। और आप एक और बात देखोगे कि जितने भी सम्मान इंदौर को मिले हैं पिछले कई सालों में, उसमें सारे जनप्रतिनिधि बढ़िया साफे बांध के, कलप लगे हुए, सूट और कुर्ते पहन के दिल्ली जाते हैं इनाम लेने के लिए। अरे भाई, जब आपकी अधिकारी सुनते नहीं हैं, आपकी चल नहीं रही है, तो आप इनाम किस बात का ले रहे हो। फिर आप जनता के साथ में आके बोलो कि साहब ये अवार्ड मिला, इसके हकदार हम नहीं, अधिकारी हकदार हैं इसके, जाके अधिकारी सम्मान ले। सम्मान लेने में आप आगे रहते हो, रील बनाने में आप आगे रहते हो, सोशल मीडिया में आप आगे रहते हो, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो भला अधिकारी जिम्मेदार हैं। और इस पूरे मामले में अगर उसकी फाइलें देखोगे, चूँकि मैं फाइलों पे काफ़ी काम करता रहता हूँ, आजकल के पत्रकारों का भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि बयानबाजी की बजाय थोड़ा जाके स्टडी भी करें। 144 दिन तक जो है ये फाइल MIC में पड़ी रही। मेरी खुद की कमिश्नर से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि इसमें कहाँ क्या दिक्कत थी। उनका कहना था कि डुप्लीकेसी वाली फाइलें भी थी। क्या होता है कि अभी अमृत 2 प्रोजेक्ट आया केंद्र सरकार का, उसमें करीब 1,500 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे काम अमृत 2 के अंदर भी थे जो इन्होंने अलग से वार्ड की फाइल बनवा ली थी। अधिकारियों का काम है कि डुप्लीकेसी को भी रोकना, क्योंकि इंदौर नगर निगम में अभी 1.5 साल पहले 100-125 करोड़ रुपए का फर्जी बिल घोटाला भी हुआ था। तो एक तरफ तो हम वो छापते हैं फर्जी बिल घोटाला या इस प्रकार के फर्जी काम, तो ये रोकना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि पार्षद ने अगर कोई फाइल बना के भेज दिया, वार्ड से बनवा के भेज दी, तो उसको मंजूर कर दे आँख बंद करके। IAS अधिकारी उसकी जिम्मेदारी शायद उसको बिठाया इसीलिए है, कमिश्नर का काम यही है। तो इसमें डुप्लीकेसी वाली फाइलें भी थी। और मेरा तो ये मीडिया से अनुरोध है कि वो पिछले 3 साल के कार्यकाल की ये जांच करे कि कितनी फाइलें MIC ने कितने महीनों तक रोक और क्यों रोक के रखी। वो सिर्फ कमीशन के कारण कि पार्टी आके संपर्क करेगी उनसे, कमीशन तय होगा, उसका फाइलें मंजूर होगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक दिन में अचानक हुई घटना नहीं है, मतलब ये लंबे समय से प्रशासन को भी पता था, नेताओं को भी पता था, बता क्या चल रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ में मुकेश तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम कुछ राजनीतिक परिदृश्यों पे बात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी शहर के सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं जिन्होंने देश में राजनीतिक रूप से पहचान बनाई है। ये इतने दिग्गज नेता के होने के बावजूद भी लगातार लंबे समय से शिकायतें आ रही थी और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं वो जो सामने आ रहा है कि कटे हाथ के ठाकुर जैसी भूमिकाएं एक बार बार सामने आ रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? पहले तो जो घटनाक्रम भागीरथपुरा में हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। दूसरा ये कि उसके बाद जो जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भी बहुत शर्मनाक है। और तीसरा, जहाँ तक आप जिस तरह की बात निकल कर आ रही है कि वो पाइपलाइन का लीकेज नहीं है, वो तो एक पाइपलाइन का लीकेज पकड़ में आया है, वास्तव में ये पूरा सिस्टम का लीकेज है। हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र कहीं ना कहीं जो है वो सड़ गल गया है। और जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने कहा कि और भी पूरे शहर से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। दरअसल इंदौर का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हम आदरणीय सतीश दादा बेटे, ऐसी स्थिति है कि हमारे जो इंदौर में कभी स्वच्छ पानी नदियों में बहा करता था और वो धीरे धीरे नालों में तब्दील हो गई। और इंदौर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ इसके पास से जो है वो नाला गुजरता है और उनके आसपास जो है बस्तियाँ बस गई हैं और उन बस्तियों के विकास के लिए जो है कोई ध्यान दिया नहीं गया, उस तरह की कार्य योजना बनी नहीं है। और आज उसका एक जो है ये बड़ा
जो है दुर्भाग्य हमारे सामने आ गया, बड़ी लापरवाही सामने आ गई कि भागीरथपुरा बस्ती में जो है लोग पीने के पानी से, देखिए ये विश्वास टूटने का काम है। आज मेरे घर में नल से पानी आ रहा है तो मैं बहुत भरोसे के साथ उस पानी को पी रहा हूँ, मैं उस पर अविश्वास नहीं कर रहा हूँ कि इस पानी को पी के मैं बीमार हो सकता हूँ या मेरी मृत्यु हो सकती है। तो ये भरोसा टूटा है। नल से आने वाले पानी से अगर भरोसा टूटेगा तो फिर बचा ही क्या है। हाँ, मेरा आपसे सवाल वापस से मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी की राजनीतिक रूप से कहीं ताकत कम हुई है? जैसा कि बार बार सामने आ रहा है कि वो भी कई बयान दे चुके हैं कि पूरा बजट उज्जैन में चला जाता है या इंदौर में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। क्या आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा जैसे राजनीतिक रूप से ये कहना कि उनकी ताकत कमज़ोर हो गई है तो नहीं मान सकते। आप प्रदेश के पावरफुल मंत्री हैं, देश में आपको जाना जाता है, आपके कहे की सुनवाई भी होती है, लेकिन वो जब खुद ही कई बार मतलब वो चाहते तो करवा सकते थे। करवा सकते हैं। और जैसे मेरे साथियों ने कहा कि महापौर जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो लेकिन जनप्रतिनिधि करवा सकते हैं। जनप्रतिनिधि करवा सकते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि तंत्र, जब कोई सिस्टम फेल हो रहा है तो उसके लिए टॉप टू बॉटम सब जिम्मेदार हो जाते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़ चुके हैं। अब मैं उनसे उनके पास आऊँगा सीधे। सर, अमर उजाला के शो में आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल सर ये है कि लंबे समय से आपने इंदौर को देखा है, इंदौर को आगे बढ़ते हुए देखा है। ये जो एक दुखद घटना हुई है, सबसे पहले आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये देख, पूरे शरीर में जो खून जो खराब हो रहा था एक फोड़े के रूप में सामने आया। ये स्थिति केवल एक मोहल्ले की नहीं है, पूरे शहर की है और अकेले इंदौर की नहीं है। अभी आपने खबर पड़ी होगी गांधीनगर में भी ऐसा ही हुआ। और जिस तरह से प्रशासन ने काम किया है वो शर्मनाक है। और इंदौर शहर जो लगातार 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 राज्य की पोल खोलने वाला है, सिर शर्म से झुक जाता है इंसानियत के नाते। जिम्मेदार व्यक्ति है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, मीडिया इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब आ चुका है, देश में भी सुर्खियों में, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों में और नेताओं में, जिम्मेदारों में अभी भी आपको लगता है कि कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लगता है। क्या हल है इसका? इसका हल ये कि मीडिया जागरूक हो, नेता अपना दायित्व समझें और निभाएं। जो जिम्मेदार लोग हैं पद से हटें। और जिम्मेदार कौन है? जिले का प्रभारी कौन है, प्रदेश का प्रभारी कौन है, पार्टी का प्रभारी कौन है? यहाँ तो 3-3 इंजन की सरकार चल रही है। एक ट्रेन में 3-3 इंजन एक ही तरीके दिशा में जा रहे हैं, फिर भी अधिकारियों पर ढोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ अधिकारी पर ढोल रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कहा कि सिर्फ अधिकारियों पर ढोलने से काम नहीं चलेगा, मीडिया को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। मीडिया अपनी भूमिका अभी लगातार निभा रहा है, मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक चेंडके जी हैं। अब मीडिया उस मुद्दे को लगातार उठा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा नर्मदा आंदोलन हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए, जनता सामने आई। पहली बार कई अखबारों ने यह भी लिखा कि मीडिया अपना काम कर रहा है लेकिन अब जनता की बारी। आपको क्या लगता है, जनता बाहर क्यों नहीं आ पा रही? देखिए, इंदौर का जो जनता है, इंदौर का जो जनमानस है वो काफ़ी जागरूक है। इंदौर के जो भागीदारी मॉडल की, जन भागीदारी मॉडल की मिसालें दी जाती है। आपने देखा होगा कि इंदौर जो स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 है। हर अधिकारी कह के जाता है कि इसका एक सबसे बड़ी वजह है कि जनता जो बहुत जल्दी इसको सीख रही है, जो स्वच्छता में इसलिए आगे हैं कि जनता ने उनको एक्सेप्ट किया। ये अधिकारी जब दूसरे शहरों में जाते हैं जिन्होंने स्वच्छता का ताज दिलवाया, लेकिन वहाँ वो मॉडल विकसित नहीं हो पाता। इसलिए शहर की जो जनता है जागरूकता में सबसे आगे रही है, चाहे वो बाउंड सड़कों के समय हो या फिर जन भागीदारी से जो सड़कें बनी हो, तो जनता ने दिल खोल कर सहयोग दिया है। ये कि जो संस्था है इंदौर की, अच्छे अच्छे ट्रस्ट है जो वाकई समाज सेवा के काम में जुटे रहते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा बाहर के लोग हजारों की संख्या में आ रहे थे, पैदल जा रहे थे। सबका इंदौर वासियों ने, इंदौर की संस्थाओं ने, इंदौर के लोगों ने पूरा वो किया। उस महामारी के दौर में भी उनकी सेवा में जुटे रहे। बाईपास पे लंगर लगते थे, बाईपास पे टेंट लगते थे, उनको जूते पहनाए जाते थे, चप्पल पहनाई जाती थी। और लेकिन मुझे लगता है कि अब जो शहर की जनता है, इनको जब कुछ ऐसी विपत्ति आती तब भी एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से आज से करीब 40 साल पहले जब इंदौर में पानी को लेकर जल संकट काफ़ी गहराने लगा था, तो इसी इंदौर की जनता ने, इसी इंदौर के संगठनों में मिलकर नर्मदा के लिए आंदोलन चलाया था। 1 महीने पूरे वो आंदोलन चला था और उस समय पहाड़ों को लांघकर 70 किलोमीटर दूर से इंदौर में नर्मदा लाना वाकई बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन इंदौर की जनता के आगे, उस आंदोलन के आगे पूरी सरकार झुकी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा मंजूरी दी और इंदौर में नर्मदा जल आया।
तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसी कुछ दिक्कत आती, जब भी परेशानी आती है, तो इंदौर को एकजुट होना पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले बार 2 पार्षदों का विवाद हुआ था और उसके एक नाबालिग बच्चे को के साथ बदसलूकी की थी, तब सिर्फ एक हुआ था कि इंदौर के जो शहरवासी राजवाड़ा पर आंदोलन करेंगे। उसका इतना इम्पैक्ट रहा कि उसके बाद लगातार कार्रवाई हुई, पार्षद को हटा दिया गया, उसके बाद पूरा वो रहा। तो इंदौर की जनता में ताकत है, इंदौर की आवाज़ जो है वो सुनी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अब और दमदार होना पड़ेगा। हम अब कुछ वो सवाल लेंगे जो जनता के जहन में रैंडम सवाल जिसको हम कहेंगे। अरविंद तिवारी जी के पास मैं आना चाहूँगा। सर, कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है, वहाँ पे विरोध हुआ, अब उमंग सिंह आ रहे हैं, जीतू पटवारी आ रहे हैं, अभी तक कांग्रेस कहाँ थी? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मेरा तो कहना दूसरा है कि इस शहर के असली जनप्रतिनिधि अब यहाँ के ब्यूरोक्रेट हो गए। कांग्रेस और भाजपा की बात छोड़िए आप, कांग्रेस तो परिदृश्य से गायब ही रही। 1 सप्ताह तक कहीं अता पता नहीं था, और जब कांग्रेस को लगा कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरने का मौका अच्छा है, सरकार को घेरने का मौका, कांग्रेस को जनता की कोई चिंता नहीं थी। उनको तो लगा कि इस बहाने कैलाश विजयवर्गीय की घेराबंदी हो सकती है, इस बहाने इंदौर के प्रभारी मुख्यमंत्री की घेराबंदी हो सकती है, पुष्यमित्र भार्गव की घेराबंदी हो सकती है, तो कांग्रेस सक्रिय हुई। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल हो गया है, जनता का नहीं। हाँ, मेरा तो कहना ये है कि कांग्रेस को अगर जनता की इतनी, देखिए कांग्रेस का भी नेटवर्क इंदौर के गली मोहल्लों में है, वो भागीरथपुरा श्रमिक एरिया है, वहाँ तो कांग्रेस का बहुत पुराना नेटवर्क कर सकते, धरना नेटवर्क है। कांग्रेस ने जब ये शुरुआती दौर में सारा मामला, तब कांग्रेस नेता कहाँ थे? क्या उनको इस बात की भनक ही नहीं लग पाई? और दूसरी बात यह कि ये सारे साथी यहाँ बैठे हैं, प्रकाश जी, राजेश भाई, सब इस शहर की तासीर को जानते हैं। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि इस शहर के असली नेता तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट है। यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ये लगता है कि यदि इंदौर का कलेक्टर, इंदौर का नगर निगम कमिश्नर या इंदौर का पुलिस कमिश्नर हमसे नाराज हो जाएगा तो हम शहर में राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे हम कई मामले हैं जिसमें इंदौर के जनप्रतिनिधि नौकरशाहों की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। तो इस शहर, ये इंदौर के लिए एक बड़ा घातक संकेत है। जिस शहर को होमिदाजी जैसा नेता मिला, जिस शहर को राम सिंह भाई वर्मा जैसा नेता मिला, जिस शहर को कल्याण जैन जैसा नेता मिला, जिस शहर को सुरेश सेठ जैसा नेता मिला, जिस सेठ को महेश जोशी नेता मिला, और हम तो ये भी कहेंगे कि हमने राजनीति के शुरुआती दिनों में कैलाश विजयवर्गीय को भी इसी भूमिका में देखा, कैलाश विजयवर्गीय को भी इसी भूमिका में देखा। उस शहर में नेता इतने पंगु क्यों होगा, ये भी यहाँ के लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो गया। आपसे एक सवाल मेरा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खबरें चल रही हैं लगातार, पूरे देश भर में खबरें गई, प्रवासी भारतीय सम्मेलन करते हैं, हम निवेश के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, भविष्य पे इंदौर के क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इंदौर के भविष्य को लेकर ज़बरदस्त गहरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। कई लोग, मैंने वेबसाइट पर देखा है और सोशल मीडिया पर देखा है, अमेरिका से लेके, रूस से लेके, चीन से लेके, जापान से लेके, सब जो NRI रहते हैं ख़ास तौर से, वो सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सिंगापुर, मतलब स्विट्ज़रलैंड, जितने NRI वो सब चिंतित हैं कि ये इंदौर शहर वो है जी, इसको 8 बार पुरस्कार कैसे मिला। अब तो दुर्भाग्य ये जो तिवारी जी कि इंदौर पे लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ये कहीं फर्जी तो नहीं था 8 साल, ये मिल कैसे गया भैया, कैसे मैनेज करते थे आप भाई, आखिर आपको ही लगातार पुरस्कार क्यों मिला? मतलब कहीं ना कहीं मिलावट थी। और इसके साथ साथ एक दिक्कत और हुई जिस पे भी हमारी बात चल रही थी, उसी बात को मैं एक आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इंदौर की जनता अब सो गई है। दिक्कत ये है कि इंदौर की जनता इसलिए सो गई है, वो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करने की अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। वो कभी भी अपने जनप्रतिनिधियों को सवाल इसलिए नहीं करती है क्योंकि उनको लाडली बहना के उनके घर में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री का अनाज मिल रहा है, क्योंकि उनको अपने इलाके के नेता भंडारे भी जमाते हैं, साड़ी बांटते हैं, कमंडल पमंडल जो भी है वो लोटे गिलास सब बर्तन से लेके सब सामान बढ़ता है। तो जनता का वोट जब बिकाऊ हो जाएगा तो जनता के जो काम है उस पर पब्लिक का जो ध्यान है हटना तय है। और कोई भी सरकार हो, अभी हर राजनीतिक दल की चिंता ये कि अगला जो चुनाव आ रहा है ये हम जीते कैसे। बिहार में जैसे हमने पैसे बांटे तो चुनाव जीत गए, तो वही तो मॉडल बनेगा ना भाई। पब्लिक को ये कहना था कि हम पैसे लें या ना लें लेकिन वोट सही व्यक्ति को देंगे, सही पार्टी को देंगे। इंदौर का दुर्भाग्य यही है कि 30 साल से कितने विधायक, कितने सांसद लगातार बीजेपी के जीत रहे हैं।
नगर निगम परिषद बीजेपी की है। जनता इन लोगों को उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेगी तब तक जो है जनप्रतिनिधियों को बात समझ में नहीं आएगी। और इंदौर के लोगों को जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो राजवाड़ा में भीड़ क्यों हो जाती है रात को 12-1 बजे? भागीरथपुरा में को लेके पब्लिक घर से नहीं निकल सकती। बयान लगातार चर्चा में है। घंटे वाला बयान हो कैलाश विजयवर्गीय का, आकाश विजयवर्गीय का बयान हो कि पानी गंदा नहीं था, और उसके बाद में कल पता चल जाएगा किसका इस्तीफा होगा। तो लगातार इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे नेता बयान बहादुर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक रहा कैलाश जी का सवाल, तो कैलाश जी के लिए वाले क्या बोलें, वो इस प्रकार के बयान देने के आदी हैं। और ये जो पूरा मामला जो तूल पकड़ा, ये एक्चुअली उसी कारण हुआ। नहीं तो आप देखोगे कि मुख्यमंत्री एक दिन पहले इंदौर आए थे, वो सारे जितने भी मरीज भर्ती थे अस्पतालों में जाके मिले, रात को उन्होंने मीटिंग भी की, लेकिन उन्होंने किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो केवल ACS को बोल के चले गए कि आप दौरा कर लेना और आप जो है रिपोर्ट बना लेना। वो तो जब बाद में ये मामला जब कैलाश जी के घंटे वाले बयान के बाद जब चर्चा में आया, और देश भर में इसको लेके हल्ला मचा, खासकर मीडिया में, न्यूज़ चैनलों के अंदर, जो दिल्ली के हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं आजकल, तो उन्होंने ये हल्ला मचाया वहाँ पर। तो राहुल गांधी का ट्वीट, अखिलेश यादव का ट्वीट, उमा भारती का ट्वीट, इन सबके जब सारे ट्वीट आए तो जब प्रेशर बढ़ा दिल्ली से CM के ऊपर, तो फिर रात को मजबूरी में जो है वो कमिश्नर से कई लोगों को हटाना पड़ा। तो बयान तो इनके आते रहते हैं, आदत में हमेशा दिए जाते हैं। हाँ, हमेशा दिए। बढ़ा तो इस बार मैं आपको एक और यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा कि गंदे पानी की शिकायत कोई आज की नहीं है। ये मेरे पास एक लेटर है कैलाश विजयवर्गीय जी के कार्यकाल का, जब उन्होंने 10 रुपये में पानी की जाँच शुरू करवाई थी, और उस पर उन्होंने जो एक रिपोर्ट भी है उसकी, कि जिसमें 900 से ज़्यादा बोरिंग के सैंपल उस वक्त भी ख़राब मिले थे, आज से 23 साल 22 साल पहले जब वो वहाँ पर हुआ करते थे। तो ये कोई दूषित पानी की समस्या आज की नहीं है। अब सवाल ये है कि मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आज की तारीख में चुनाव जीतना बड़ा आसान हो गया है एक पार्टी के लिए। इंदौर नगर निगम का जो चुनाव हुआ था पिछला वाला, अभी उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि जयपुर में घटना हुई थी, एक हिंदू को मार दिया गया था, मुसलमान, उसे टेलर ने, उदयपुर की, सॉरी। तो उस घटना के 2 दिन पहले वीडियो चलाए गए निगम चुनाव में, जबकि नगर निगम का चुनाव होता है गली मोहल्लों का चुनाव, सड़क, बिजली, गटर, पानी के लिए चुनाव होता है। जो समस्या वीडियो चलाएगा, जो पूरी समस्या का भागीरथपुरा की है, उस पर चुनाव होना था नगर निगम का कायदे से। तो चुनाव उस पर नहीं हुआ, चुनाव हुआ उस घटना के ऊपर। अगर आप उसको जाके पीछे देखेंगे, जनता ने उसी के लिए वोट दी, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में करके। तो आप जब आपको एक आसान रास्ता मिल गया है वोट लेने का, तो आप काहे के लिए काम करेंगे वार्डों के अंदर। अभी भी यही होने वाला है। अभी आप 2-4 महीने रुक जाओ, एक भागवत कथा होगी भागीरथपुरा के अंदर, शानदार भागवत कथा होगी वहाँ पे, बढ़िया। वहाँ की जनता जो है आपकी जयकारे करेगी नेताओं के, बढ़िया भोजन भंडारा होगा वहाँ पे। कुछ नहीं होने वाला है, साल हो गए हमको देखते हुए, बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं इंदौर में, देश भर में, कई शहरों के अंदर। गरीब आदमी है, मरना उसकी नियति है, एक मौत के बाद सिस्टम जागता है। मैंने लिखा भी था अभी हाल फेसबुक पे, तो यहाँ मौतें हुई है, चूँकि इतना हल्ला मचा तो सिस्टम जागा और कुछ काम हो रहा है। लेकिन आप देखोगे थोड़े दिन बाद इन सब पे लिपापोती हो जाएगी। मैं एक सवाल आपसे भी लेता हूँ सर वापस से, कि अब तो नेता रात भर जाग रहे हैं, अब वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें लगातार चल रही हैं। तो अब इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है ये? बिल्कुल, चिड़िया चुग गई खेत। जब 31 लोग बावली में गिर के मर गए थे, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसका क्या अंजाम मिला, कौन अधिकारी सस्पेंड हुआ, कौन नेता ने इस्तीफा दिया, कुछ नहीं। तो ये हमारे नेताओं की मजबूरी है कि वे कुछ न कुछ तो करें ही, या वे प्रदर्शित करें कि वे कुछ कर रहे हैं, तो वे प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। जी, सतीश जोशी जी के पास आऊँगा मैं एक बार। सर, एक सवाल राजेश गोयल जी की बातचीत से निकला, जो वापस भागवत होने लगती है, आंदोलन होंगे। कुछ समय पहले वहीं पे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, उसी जगह पे, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे। तो सरकार केंद्र में भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की है, विदेश में जो हो रहा है उसके लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, राष्ट्रीय सवालों पर जनता को, जनप्रतिनिधियों को, सबको जुड़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन उसका कोई ये आशय तो नहीं है कि आप गंदा पानी पिलाएंगे चलेगा। अगर आप भंडारा कर रहे हैं, अन्नकूट कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जा रहे हैं, आर्थिक लाभ देने के ला रहे हैं, तो उसके पीछे ये तो कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को चला जाता है कि आप नित्य प्रति की जो आवश्यकता है जनता की, उसको दूषित होने दें। वो अपनी जगह कार्य है। आपको अपना कर्तव्य तो निभाना है। देखिए, जब राष्ट्रीय सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सवाल है, लोकल सवाल है, तो सबके लिए अलग अलग लोग हैं, वो काम कर रहे हैं।
इंदौर शहर की नागरिक सुविधाओं के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ कहाँ खामी है। असल में क्या है कि नगरीय निकायों के चुनाव या पंचायत के चुनाव राजनीतिक स्तर पे होना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कि जब आप राजनीतिक स्तर पे होते हैं तो आपको सत्ता का बचाव रखना होता है, आपको ऊपर से नीचे तक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आपको अलग रास्ते चुनना पड़ते हैं। यही इंदौर शहर है, जब आज़ादी के आंदोलन करने वाले लोग जब राजनीति में सत्ता में आए तो कुछ लोग उनसे दुखी हुए तो प्रजामंडल ने नगर निगम में नगर पालिका में अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनने राज किया। अच्छा। नागरिक समिति के रूप में इंदौर में एक नागरिकों की एक कमेटी बनी और उन्होंने इंदौर में राज किया। राजनेताओं से थक कर जब तक जनप्रतिनिधि जो सही अर्थ में इस शहर के बारे में सोचते हैं आगे नहीं आएंगे। आप इनसे उम्मीद मत करिए, जिनके पास पद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, अगली टिकट लेनी है। आप अन्वेषण नहीं करेंगे प्रशासन की गलियों में क्या हो रहा है, सरकारी योजनाओं के साथ क्या हो रहा है, नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ क्या हो रहा है, तो आप फाइलों पे जाएंगे, टेंडर पे जाएंगे, वर्क आर्डर पे जाएंगे, तो आपको गलतियां मालूम पड़ेगी। जब आप जागरूक कर पाएंगे प्रशासन को, राजनीति को और सरकार। निकलेगा। मुकेश जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूँगा कि अब भविष्य में ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और इससे जुड़ी कोई अन्य बात अगर आप कहना चाहें। मेरा तो पहला यही कहना है कि ये जो लीकेज है, मैंने पहले भी कहा, ये तंत्र का लीकेज है और सिस्टम का लीकेज है। तो हमको तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम मजबूत करना पड़ेगा। जिनकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियां लोग ले भी रहे हैं, लेकिन और कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि भविष्य में कहीं ऐसा लीकेज ना हो जो लोगों की जिससे जान पे बनाए। आपको अभी भी लगता है कि कार्रवाई और कड़ी होना चाहिए? अभी भी जनता सेटिस्फाइड नहीं है जो एक्शन लिए गए? बिल्कुल, किसी का तबादला कर देने से, किसी को थोड़े दिन सस्पेंड कर देते हैं, फिर बहाल कर देते हैं, ये सब चलता ही रहेगा। ये एक सिस्टम का अंग हो गया है। इस तरह से जब कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ, आपने उठा के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया, 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और वो सब ठीक हो गया। ऐसा करने से कुछ सिस्टम ठीक हो, सजा मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुधरेंगी। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 17 लोग जिनका कोई गुनाह ही नहीं है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, कई लोगों के घर के जो जो काम करते थे, जो मुखिया लोग हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनका आगे कैसे घर चलेगा। अच्छा, सजा अधिकारियों नेताओं दोनों को मिलना चाहिए? मैंने कहा कि तंत्र से जो जुड़ा हुआ है सभी उसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। हमारे साथ शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकार आज मौजूद रहे और उन्होंने उन सभी सवालों का जवाब दिया जो जनता जानना चाहती है। न सिर्फ इंदौर के विकास की बातें हैं बल्कि इंदौर के भविष्य की उन सभी बातों पर उन्होंने ये बताया कि जो बड़ी गलतियां हुई हैं वो एक दिन की गलती नहीं है कि आपको सूचना मिली और कल घटना हो गई हो। कई समय से लोग शिकायत कर रहे थे, लंबे समय तक पत्र चल रहे थे, धीरे धीरे व्यवस्था चरमराई और आज इंदौर में 17 लोगों की जान चली गई। ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो, इसके लिए क्या सुधार किए जाना चाहिए, कैसे इंदौर वापस विश्व पटल पर चमकेगा, इन सभी विषयों में आज हमारे पत्रकारों ने सलाह दी, सुझाव दिए और कहीं ना कहीं समझाइश भी दी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।